इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को शिवानी का नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। किसान साथियों, कहते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अपने जीवन में आप जिस भी काम के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं उसे अवश्य ही करने का प्रयास करें। आज की इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज आपको बताना है कि मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से कम है तो मिट्टी क्या कहलाएगी? अम्लीय मिट्टी या फिर क्षारीय मिट्टी? साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। साथियों, समय के बदलाव के साथ साथ तकनीकों में भी बदलाव हुआ है। नई कृषि तकनीकें आज की खेती को अधिक उत्पादक, लाभदायक, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बना रही है। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, सीमित कृषि भूमि और पानी की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके अंतर्गत आती है प्रिसीजन फार्मिंग, और प्रिसीजन फार्मिंग में आधुनिक उपकरणों और डिजिटल तकनीकों की मदद से खेत की हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है, जिसमें जीपीएस आधारित खेत का मानचित्रण, ड्रोन द्वारा फसल की निगरानी, सेंसर के माध्यम से मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। आवश्यकता अनुसार खाद, पानी और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक का लाभ है कि इसमें लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। जल और उर्वरकों की बचत भी इसके द्वारा हो जाती है। दूसरी तकनीक है ड्रोन तकनीक। कृषि में आजकल ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव भी इसके द्वारा किया जाता है। फसल की निगरानी, रोग एवं कीटों की पहचान, खेत का सर्वेक्षण इत्यादि ड्रोन जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है। और इस तकनीक का लाभ है कि इससे समय और श्रम की बचत होती है। समान रूप से इसमें कीटनाशक छिड़काव हो जाता है। खेतों का जोखिम जो है वो भी इससे कम होता है। इसके अलावा स्मार्ट सिंचाई, जल संरक्षण के लिए आधुनिक सिंचाई की तकनीकी अपनाई जा रही हैं। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, सेंसर आधारित स्वचालित सिंचाई। इस तकनीक का लाभ है कि इसमें 30 से 60% तक पानी की बचत जो है वो की जा सकती है। पौधों को आवश्यकता अनुसार पानी और उत्पादन को भी ये तकनीक बढ़ाती है। एआई और मशीन लर्निंग, एआई के माध्यम से
किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं और मौसम का पूर्वानुमान, रोगों की पहचान, उत्पादन का अनुमान, बाजार मूल्य की जानकारी इत्यादि इस पद्धति से ली जाती है। खेतों में लगाए गए सेंसर लगातार जानकारी भेजते हैं, जिससे मिट्टी की नमी, तापमान, आर्द्रता, पौधों की स्थिति के बारे में किसानों को मोबाइल पर ही जानकारी मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान अपने खेत की निगरानी मोबाइल पर ही कर सकते हैं। जैविक एवं प्राकृतिक खेती, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद और जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और नीम आधारित कीटनाशक हैं। इस तकनीक के लाभ हैं कि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन मिलता है। संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसके अंतर्गत पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस में नियंत्रित वातावरण में खेती की जाती है। इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ है कि मौसम का इसमें कम प्रभाव पड़ता है, वर्ष भर खेती की जा सकती है और उच्च गुणवत्ता वाली फसलें आप प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल कृषि एवं मोबाइल ऐप, आज किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें मौसम की जानकारी, मंडी का भाव, सरकारी योजनाएं और फसल सलाह शामिल हैं। साथियों, नई कृषि तकनीकों के बहुत सारे लाभ हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, लागत में कमी आती है, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और जोखिम की कमी रहती है। लेकिन इनकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे आधुनिक उपकरणों की अधिक लागत, छोटे किसान तक तकनीक की सीमित पहुंच, प्रशिक्षण की आवश्यकता, इंटरनेट और बिजली की उपलब्धता। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नई कृषि तकनीकें भारतीय कृषक को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यदि किसानों को इन तकनीकों का उचित प्रशिक्षण, सरकारी सहायता और वित्तीय सहयोग मिले तो वे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। भाइयों, अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आटम पहाड़ के रहने वाले श्री दामोदर जी से, जो पशुपालन के साथ साथ पशुओं के चारा घास की भी खेती करते हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इनके अनुभव। किसान साथियों, आज हम आटम पहाड़ के रहने वाले श्री दामोदर जी के खेतों में मौजूद हैं और दामोदर जी जहां पशुपालन के साथ काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, वहीं इन्होंने कृषि कार्यों में भी अपनी बेहद रुचि दिखाई है और आज हम इनके खेतों में बैठे हैं। तो चलिए करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इन सभी विषयों में इनके अनुभव। दामोदर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम जी। जी हाँ दामोदर जी, आप हमारे कार्यक्रम में समय समय पर आते रहते हैं और समय समय पर कृषि और पशुपालन से संबंधित गतिविधियां हमारे किसान भाइयों के साथ बांटते हैं। आज हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे आपके कृषि कार्यों के साथ। हम आपके खेत में बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि जहाँ तक हमारी नजर पड़ रही है, बड़ी ही सुंदर फसलें लहरा रही हैं। तो आपके मन में ये बात कैसे आई कि हमें पशुपालन से थोड़ा सा हटकर कृषि कार्यों की ओर भी रुख कर लेना चाहिए? क्योंकि कृषि के क्षेत्र में तो मैं बचपन से ही था। एक्चुअली हमारे जो घर है वो शहीद द्वीप में, अभी भी हमारे माता पिताजी वहीं पर रहते हैं और मैंने बचपन से ही कृषि के क्षेत्र में मैं लगा हुआ था जी। अब मैंने जब यहाँ पे मैं कुछ गायें भी रखे हैं जी। तो गायों की तरफ से जो उनकी गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, उनसे मैंने कुछ कृषि का कार्य भी कर रहा हूँ, जैसे कि बैगन हो गया, भिंडी हो गया, लौकी है, कुछ और सजना फली, केला के पौधे वगैरह। साथ में हम नेपियर घास भी देख रहे हैं आपके यहाँ जी। पर। वो नेपियर वाली घास है जिससे जी की हमारे गाय माता के लिए है, उनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। वैसा हमारे कैरी के कुछ डाइटिशियन साइंटिस्ट ने कहा कि इसे ले जाके लगवाएगा, तो मैंने लगवाया। उससे हमारे गाय माता को मैं दे रहा हूँ ताकि उनके शरीर में भी बहुत चेंजेस आए इस खाने के बाद। ऐसा महसूस किया क्या नेपियर घास जो आपने अपने ही खेतों में उगाई है, उसको देने से इनके पोषण में कुछ वृद्धि हुई है? हाँ, वृद्धि हुई है। उनके शरीर में, उनकी स्किन में जो चमकाहट है वो आई हुई है और शरीर भी थोड़ा सा बलिष्ठ बना है। हाँ, ये बहुत पौष्टिक होती है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि सब्जियों में बैंगन, भिंडी और लोबिया जो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो इनको भी लगाने में, मतलब आपने जो बीज बोने से लेके फसल आने तक में आपको कुछ परेशानियां होती होंगी, कुछ परेशानियों का क्या आपने सामना किया? जी, मैंने जैसा देखिए, जैसा बैगन के पेड़ मैंने लगवाया था,
इसमें जो पत्तियों के नीचे छोटी छोटी एक कीटाणु जैसे आकर पत्ती के नीचे कालीपन हो जाता, पत्ती सुखड़ने लग जाता। अच्छा। तो मैंने क्या करा, हमारे गाय माता जो हमारे पास में जो गिर गाय है उनके मूत्र को मैं कलेक्ट करके और उनसे जो नीम का पत्ता डालकर उसके एक प्रोसेस करके और उनका जो 1 लीटर गाय की गौमूत्र जो प्रोसेस होने के बाद में गाय की गौमूत्र में मैं 10 लीटर पानी डालकर उसे मैंने स्प्रे करने से कीड़ा जो मर गया। बैगन का पेड़ का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ, फलन भी अच्छा हुआ। और मैंने और कोई स्प्रे नहीं किया, उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर तो मैंने नहीं दिया। जो गाय की जो गोबर होती है मैंने उसे नेचुरल वे में मैं वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहा हूँ। हाँ, हम देख रहे हैं कि आपने यही खेतों में ही जो ये शेड बनाया है उसमें आपने बहुत बड़े बड़े ड्रम्स और कंटेनर्स हैं और बाकायदा उनके ऊपर लेबल भी लगा हुआ है। ये वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार किया आपने? वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के कुछ नहीं, चारों बगल में जो 2 मीटर बाय 2 मीटर का एक सीट्स को फिट बना देते हैं, जैसे सीमेंट के सीट है उससे बना देते हैं। जीआई वाली होती तो गोबर लगने से तो खराब सड़ जाती है। तो इसको हम जो है पहले 20 दिन डालते गोबर, फिर उसके ऊपर में और एक लेयर बनाते, जैसे सूखे पत्ती हो गए, घास वगैरह हो गया, तो अभी उसके ऊपर में एक आधा फीट तक घास डालते, फिर 15 दिन फिर गोबर डालते, फिर उसके ऊपर में और घास डाल के उसको फिर हम जो गनी बैग वगैरह से उसको ढाक देते पेड़ के नीचे में। तो 90 दिन में जो वर्मी तैयार हो जाती है। तो यही वर्मी कंपोस्ट आपने अपने खेतों में डाली? बराबर उसी को डालता हूँ मैं। उसी से ये आपकी जो मतलब है ना खेतों की जो पैदावार बढ़वार जो है बहुत अच्छी दिख रही है। जी, जो जितना भी नेपियर में भी मैंने वही दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा हूँ। काफी अच्छे आपकी नेपियर की खेती तो बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। सब्जियां कितनी हो जाती होंगी आपके पास? अगर किलो के हिसाब से हम बात करें तो सब्जियां तो एक तो अपने खाने भर का हो जाती है, बिल्कुल, और थोड़ी बहुत बचती है तो वो होलसेलर है वो लोग आकर ले जाते हैं। केला वगैरह जो है वो मैं होलसेल रेट में दे रहा हूँ। सब्जी की जो खेली है जी वो मुझे जो 50 रुपया करके किलो दिए हैं, अभी मैंने रिसेंटली दिया, तो वो आके घर से लेके जाते कलेक्ट करके, खेतों से ही डायरेक्ट बाजार तक पहुँचते हैं। अच्छा, बैंगन का दाम भी बाजार में बहुत हाई रहता है। आपसे जब सब्जी वाले या ब्रोकर्स आकर लेके जाते हैं वो किस दाम में लेके जाते हैं? एक्चुअली वही अपनी बगीचे से सब सेल हो जा रहा है, निकल जा रहा है और बाजार जाने मतलब हमारा ये पूछने का जो मतलब है वो यही है कि आपको सब्जियों की खेती करके भी कुछ मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है अपने खाने के अलावा। देखिए, यकीनन आपको एक घर की उगाई हुई बिल्कुल बिना कीटनाशकों के बहुत ही अच्छी जैविक तरीके से की गई सब्जियां जो हैं वो आपको घर बैठे मिल रही हैं। और अंडमान में सबसे बड़ी समस्या जो है वो यहाँ सब्जियों के दामों की है, क्योंकि यहाँ पे पैदावार कम होती है, चीजें बाहर से आती हैं तो वो महंगी हो जाती हैं। सब लोगों के अप्रोच में सब्जियां नहीं है, लोग खा नहीं पाते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह खा रहे हैं, औरों को भी बांट रहे हैं। ये तो आपको फायदा है ही है, एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है अपने हाथ से किए गए कामों का। नहीं, बराबर जिसके पास में खाली जगह पड़ा है, वेस्ट हो रहा है उस जगह को आप खेती में कन्वर्ट करिएगा। और आप, मेरा सजेशन है किसान भाइयों से कि आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करें, जितना भी हो सके गाय के गोबर या तो आप वर्मी कंपोस्ट परचेस करिएगा या तो गाय के गोबर कहीं से भी कलेक्ट करिएगा, कलेक्ट करके आप अपना जमीन में डालिएगा। आज का दिन में जो जमीन के अंदर में नेचुरल जो केचुआ होता है वो केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से वो नीचे चले गया, कंपोस्ट, हाँ वो नीचे चले गया। तो आपको उसको ऊपर लाना है तो आपको गाय का गोबर डालो, केचुआ जैसे ऊपर आएगा आपका जमीन में उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। और आप बैगन डालिए, टमाटर डालिए, सब्जी डालिए, लोबिया डालिएगा, आपको बहुत अच्छा फसल होगा। और आप वो जैविक तरीका से अगर आप सब्जी को उगाकर आप अपने कंज्यूम कर रहे हो तो आपका बस में बीमार नहीं आएगा, बीमारी से आप बहुत दूर रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, मेहनत जरूर लग रही है, लेकिन वो मेहनत आपकी पूरी की पूरी आपके खेतों पे नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केले के पेड़ भी पूरे केले के फलों से भरे हुए हैं। केले के उत्पादन करके आप इसको जो है सब्जी के रूप में ही सेल कर देते हैं या पके हुए फल जो है उसका इंतजार करते हैं? नहीं, ये तो सब्जी के रूप में, सब्जी केला है ये, सब्जी केला है। सब्जियों के साथ ही ये भी मार्केट चला जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि आपने अपने घर में ही एक गौशाला बनाई हुई है जिसमें की बहुत सारे छोटे छोटे बच्चियां भी हैं, गाय हैं, और उन्हीं के बीच में आप भी रह रहे हैं और आप उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। साफ सुथरी ये गौशाला है और इसमें कितनी सारी आपने गाय रखी है, तो आप इनके बारे में अब जरा बताइए। देखिए, गौ
माता को पालना एक मेरा बहुत ही पसंदीदा चीज है। और मैंने अपनी भारत का जो देसी गाय है, जैसे गिर गाय है, अभी हमारे पास में गिर गाय की मैंने रखा हुआ सारी है जी, गिर गाय है। और ये एक्चुअली मैंने का दूध जो है A2 प्रोटीन होता है। हाँ। A2 प्रोटीन है, अगर इसको हम कंज्यूम करने से अपना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, प्रतिरोग से लड़ने की शक्ति इसमें प्रदान करता है। तो उसी वजह से जो मैंने गौ माता को पालना शुरू करा और उन्हीं के द्वारा उनका गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बनाकर मैंने खेती के काम भी शुरू करा मैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें ना देखिए, ये तो पशु हैं, तो पशु भी हम मनुष्यों की तरह बीमार पड़ जाते हैं। अगर आपके पशु कभी बीमार पड़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए, एक तो हमारा पशु बहुत कम बीमार होता है जी। अभी हमारे पास में जो ये गिर गाय है, ये गाय मैक्सिमम अगर अधिक बारिश में भीगने से उनको थोड़ा सा निमोनिया का दिक्कत आती है। निमोनिया का दिक्कत आती है तो मैंने कोई मेडिसिन उनको नहीं देता हूँ। हमारे जो यहाँ का जो लोकल है, अंडमान के जो संबालू पत्ती बोलते हैं, उस पत्ती को जो मैंने आग के अंगार में डालकर उनका धुआं उनको देता हूँ, तो उनका नाक में जितने भी जमा हुआ सर्दियां है वो पूरा नाक के द्वारा बाहर आ जाता। 2 टाइम 3 टाइम देने के बाद वो रिलीफ हो जाता है। तो क्या इनको सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है या कोई और रोग भी जो है इनमें प्राय देखा जाता है जो कि हो जाता है? देखिए, ज्यादातर तो गाय में रोग तो बहुत सारे रोग है। मैं जैसा मैंने अभी बोला निमोनिया का साथ में उसको बुखार भी आ रहा है, तो बहुत सारी गाय जो है मिल्किंग काऊ को हम जो उनको इंजेक्शन तो नहीं दे सकते, कोई प्रेग्नेंट है उसको भी इंजेक्शन नहीं दे सकते, तो मैंने ये प्रोसेस में उनको ठीक हो जाता है। मतलब घरेलू तरीके से मैं ठीक कर देता हूँ। और दूसरा है, इनमें जो है बहुत सारे जो नया जो बच्चे हैं जिसको भी ईपर में एक चीज देखने को मिले अंडमान, तो मैक्सिमम ये चीज देखने मिल रहा है कि गाय के यूट्रस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जी, यूट्रस का प्रॉब्लम बहुत अधिक आ रहा है। इसमें इनके प्रति कुछ अच्छा ट्रीटमेंट अगर हमें मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहला जो हीपर है, अगर वो एक बार प्रेग्नेंट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ उनको AI का प्रोसेस में जाए तो फिर उनका तो कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है और उनको ट्रीटमेंट करने से कुछ ठीक भी होता है। जैसा हमारा डॉक्टर परिमल सर है जो सीनियर साइंटिस्ट भी है। और तो इसके लिए आप लोगों को वेटनरी से कॉन्टेक्ट करना चाहिए ना। वेटनरी में तो आजकल वेटनरी वाला तो फुल सपोर्ट कर रहा है हमें, दवाई से लेकर सारा कोई मेडिसिन वगैरह सब दे रहा है। बट इसमें कोई गाय जो है आप AI के आप AI से जो उनको गाभिन किया जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जब उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो गाय को लेकर बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। जैसा वो या तो फिर हमें नेचुरल क्रॉस करने के लिए हमारे पास में एक अच्छा बुल नहीं है, जो ब्रीडिंग वाला अच्छी वाली बुल नहीं है तो ताकि हमें अगर जो रोड में घूम रही है कोई भी एक बुल से अगर क्रॉस हो जाता है तो उनका जो प्रोजेनी है वो सही ब्रीड खराब हो जाएगी उससे। टेक्निक अभी बहुत हाई हो गई है, तो अगर आप वेटनरी से कांटेक्ट करेंगे तो आपको इन चीजों का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अच्छा, और कोई इनकी वैक्सीन वगैरह नहीं है ऐसे कि जिससे आप पहले से ही वैक्सीन अगर करा दे तो आपके पशु बीमारी से बच सकें? जी, अभी हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन वेटनरी डिपार्टमेंट एक FMD वैक्सीनेशन जो है करती है, खुरपका और मुंह पका रोग के लिए। मुंह पका रोग के लिए जी। वो मैक्सिमम बहुत कॉमन रोग है और ये भयानक रोग भी है, लेकिन जैसा आपने बताया कि इसकी वैक्सीन है, तो क्या इससे फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। अभी गाय लोग बीमार नहीं होते, पहले बीमार होती थी। बिल्कुल नहीं, अगर हो जाता है उसके बाद भी अगर इस रोग का कोई इलाज किया जाए तो क्या ठीक हो जाती है गाय? हाँ, अगर समय में अगर इलाज करें तो ठीक हो जाती है। वेटनरी डिपार्टमेंट वाले बहुत हमें मदद करते हैं, दवाई वगैरह लेकर हुए ड्रेसिंग करते हैं। मुंह पका खुर पका में तो मैक्सिमम तो खुर में ही प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत सारे जगह स्मेल आना शुरू हो जाता, तो चलने में दिक्कत हो जाती है, खाएगी नहीं, तो तब हम जाकर वेटनरी डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करने से तब आके ध्यान रखना जरूरी होता है। और अगर आप समय रहते किसी भी चीज पे ध्यान देंगे तो वो चीज जो है वो आगे नहीं बढ़ती है। और हम जहाँ तक देख रहे हैं कि आपकी जो गाय हैं ये पूरी तरह से स्वस्थ लग रही है। अब हम जानना चाहेंगे कि इनसे आपको दूध कितना मिलता है? एक गाय एक दिन में कितना दूध देती है? ये गाय अभी तो 8 लीटर एक गाय में आती है एक दिन में, सुबह शाम मिलाकर? दोनों सुबह शाम मिलाकर। अच्छा, तो आपके पास तो बहुत सारी गाय है, तो फिर आप इतने दूध का क्या करते हैं? तो सब मेरे घर आके कलेक्ट करके जाते हैं। कलेक्ट करके मतलब लोग बंधे हुए हैं? हाँ जी, बंधे। तो यहाँ पर जो आपका ये आटम पहाड़ गाँव जो है, यहाँ पर दूध का क्या रेट चलता है? किस भाव से बिकता है 1 लीटर दूध? मेरा A2 मिल्क है मैडम। A2 मिल्क है? A2 मिल्क है, उसलिए इसका जो 120 रुपया है। अच्छा। आज हमारे फीड के दाम 1600 रुपया जो था, आज वो 1850 रुपए फीड हो गया, ये 50 किलो का। तो वो हिसाब से हम कैलकुलेशन करने से हमें कुछ मिलता नहीं।
तो इसीलिए जो गाय माता जो दूध देती है उन्हीं को सेल करके उन्हीं को खिला रहा है, तो शुद्ध दूध दे रहा है। ये टू मिल्क वाली दूध है, मैं किसी को लेके जाकर नहीं देता हूँ। हमारे वाइफ जो है उसको मेंटेन करती है, वो घर में खुद आकर लोग ले जाते हैं। देखिए, हम जो जितना हमने अभी इतनी बातों के बाद हमें जो समझ में आया है वो इसी तरह है कि आपके घर में चारा उत्पादन भी होता है, उसमें भी आप जो है गाय के गोबर की जैविक खाद डालते हैं, वो भी शुद्ध आपको मिलता है। वही चारा आप अपनी गाय को खिलाते हैं, गायों से मिलने वाला दूध भी आपका बहुत प्योर है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी चीजों में प्योरिटी मेंटेन करके रखेंगे, समय समय पे उस पशुओं की जांच करवाएंगे, उनको अच्छी फीड देंगे, तो उससे मिलने वाला जो उत्पाद है वो अपने आप ही शुद्ध और उत्तम हो जाता है। दामोदर जी, आपसे आज इतनी बातें हुई, आपने अपनी कृषि के बारे में, अपनी खेती, सब्जियों, चारा घास और पशुपालन के बारे में इतनी अच्छी बातें हमारे किसान भाइयों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते मैडम, जय गौ माता। आपने पशुपालन और चारा घास की खेती करने वाले एक किसान भाई जो आटम पहाड़ के निवासी हैं, उनसे मुलाकात की और जाना कि वो किस तरह से पशुपालन और चारा घास की खेती करके लाभान्वित हो रहे हैं। अब रुक करते हैं मौसम की ओर। आने वाले कुछ दिनों में मौसम के मिजाज किस तरह रहेंगे और मौसम के इन हालातों के साथ समझौता करके क्या कुछ कृषि कार्य आपको किस तरह से करने की सलाह दी जाती है, जानते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श के तहत। अगले दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आगामी 2 अगस्त के दौरान मेघगर्जन, बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशा व्यक्त की गई है। किसानों को वर्षा रहित अवधि में कृषि कार्य करने, मेघगर्जन के दौरान खेतों में कार्य न करने तथा खेतों में जल भराव से बचाव हेतु उचित जल निकासी बनाए रखने तथा उर्वरकों एवं पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग केवल शुष्क मौसम में करने की ही सलाह दी जाती है। वर्षा से ठीक पहले उर्वरकों एवं पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग न करें। प्रतिकूल मौसम के दौरान ही पशुओं को सुरक्षित आश्रय में रखें और अंडमान एवं निकोबार तट के साथ सटे हुए समुद्री क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज सतही हवाएं, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं, चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। समुद्र की स्थिति उग्र रहने की संभावना है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि मौसम परामर्श प्राप्त करने के लिए मेघदूत ऐप तथा बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी ऐप का उपयोग करें। साथियों, इस मौसम पर आधारित फसलों के लिए विशिष्ट सलाह दी जाती है। जैविक खेती अपनाने वाले किसान स्थायी रूप से अनुशंसित जैविक विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। बागवानी फसल करने वाले किसानों को सलाह दी जाती है कि काली मिर्च, अदरक एवं हल्दी जैसी जल भराव संवेदनशील फसलों के नालियों की उचित व्यवस्था बनाए रखें ताकि पानी का ठहराव न हो और निचले इलाकों में पानी की निकासी का उचित इंतजाम करें ताकि बारिश का अतिरिक्त पानी जल्दी निकल जाए। सुपारी के बागान वाले किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सुपारी, नारियल तथा मसालों सहित भंडारित कृषि उपज को नमी से सुरक्षित रखें ताकि खराब होने से उन्हें बचाया जा सके। उपज को स्वच्छ, सूखे एवं अच्छी तरह हवादार वाले स्थानों में भंडारित करें। पशुपालन करने वाले किसान भाइयों को सलाह है कि वे गाय के लिए पशु आहार को वर्षा एवं नमी से सुरक्षित रखें ताकि फफूंद, मोल्ड आदि का विकास न हो। आवश्यक एवं स्थानीय अनुशंसा के अनुसार ही अनुमोदित आहार संरक्षक जैसे प्रोपियोनिक अम्ल का उपयोग करें। फफूंद लगा या खराब दिखने वाला पशु आहार पशुओं को ना खिलाएं और उसे तुरंत ही नष्ट कर दें। मछली पालकों को सलाह दी जाती है कि मत्स्य बीज संचयन के पूर्व तालाब से जलीय खरपतवार तथा परभक्षी एवं अवांछित मछलियों को हटा दें। तालाब में जल प्रवेश एवं निकास स्थानों पर जाली लगाएं ताकि अवांछित मछलियों के प्रवेश को रोका जा सके। मत्स्य बीज संचयन से पहले तालाब में जल की गहराई, पीएच तथा घुलित ऑक्सीजन की जांच करें और सभी मानक अनुकूल होने के बाद ही चूना अथवा जैविक खाद का प्रयोग करें। अभी आपने मौसम पर आधारित कृषि परामर्श सुनी जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम के सौजन्य से
प्राप्त हुई थी। और भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछी गई प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो हम आपको बता दें कि कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे पूछा था कि मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से कम है तो मिट्टी क्या कहलाएगी, अम्लीय मिट्टी या फिर क्षारीय मिट्टी। और इस प्रश्न का सही जवाब है मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से कम है तो ऐसी मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाएगी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। और साथियों, बातों और जानकारियों की किसान वाणी की इस महफिल को अब हम यहीं पर देते हैं विराम। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।